नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो केवल इतिहास नहीं बताती बल्कि दिल में देशभक्ति की आग भी जगा देती है। इस किताब का नाम है सरफरोशी की तमन्ना और इसके लेखक हैं कुलदीप नैयर। ये पुस्तक महान क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन, उनके विचारों और उनके अद्भुत साहस की कहानी को सामने लाती है। दोस्तों, जब भी हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो भगत सिंह का नाम अपने आप सामने आ जाता है, लेकिन बहुत से लोग उन्हें केवल एक साहसी क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं। इस किताब की खास बात यह है कि यह हमें भगत सिंह के उस रूप से भी परिचित कराती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा युवा जो गहरा सोचने वाला था, जो किताबें पढ़ता था, जो समाज को बदलने का सपना देखता था। लेखक कुलदीप नैयर ने इस किताब को लिखते समय केवल घटनाओं का वर्णन नहीं किया, बल्कि उस दौर की परिस्थितियों को भी समझाने की कोशिश की है। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी में था, लोगों के अधिकार छीने जा रहे थे, आवाज दबाई जा रही थी और जो भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ बोलता था उसे कठोर सजा दी जाती थी। ऐसे माहौल में कुछ नौजवान ऐसे भी थे जिन्होंने डर के आगे झुकने के बजाय क्रांति का रास्ता चुना। भगत सिंह उन्हीं युवाओं में से एक थे। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां देशभक्ति का वातावरण था। बचपन से ही उन्होंने अपने घर में आज़ादी की बातें सुनी थीं, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने जलियांवाला बाग की घटना के बारे में सुना। उस घटना ने उनके दिल और दिमाग पर इतना गहरा असर डाला कि उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर देंगे। इस किताब में ये भी बताया गया है कि भगत सिंह केवल जोश में काम करने वाले क्रांतिकारी नहीं थे। वे एक बहुत पढ़े लिखे और विचारशील युवक थे। उन्हें इतिहास, राजनीति और समाज के बारे में गहरी समझ थी। जेल में रहने के दौरान उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन और कई अन्य विचारकों की किताबें पढ़ीं। यही पढ़ाई उनके विचारों को और मजबूत बनाती गई। पुस्तक में उस ऐतिहासिक घटना का भी विस्तृत वर्णन मिलता है जब भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। ये बम किसी की जान लेने के लिए नहीं था। इसका उद्देश्य केवल इतना था कि अंग्रेजी सरकार को ये संदेश दिया जाए कि भारत के नौजवान अब जाग चुके हैं और वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं डरेंगे। इसके बाद शुरू हुआ लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को गिरफ्तार किया गया। इस मुकदमे ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अदालत में भी भगत सिंह ने अपने विचारों को बड़ी स्पष्टता से रखा। उन्होंने ये बताया कि उनका उद्देश्य हिंसा फैलाना नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना था। किताब का एक बहुत भावुक हिस्सा वो है जिसमें जेल के दिनों का वर्णन किया गया है। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल की ताकि भारतीय कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म किया जा सके। ये हड़ताल कई दिनों तक चली और इसने पूरे देश में हलचल मचा दी। अंत में अंग्रेजी सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी, लेकिन इस सजा ने उन्हें डराया नहीं। कहा जाता है कि जब फांसी का समय आया तो भगत सिंह पूरी निडरता के साथ आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। दोस्तों, लेखक कुलदीप नैयर ने इस किताब को लिखते समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया है। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक ऐसे विचारक थे जो एक बेहतर और समानता पर आधारित भारत का सपना देखते थे। सरफरोशी की तमन्ना इसलिए एक महत्वपूर्ण किताब बन जाती है क्योंकि ये हमें केवल इतिहास नहीं बताती, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि देश के लिए बलिदान देने वाले इन युवाओं का सपना क्या था और हम आज उस सपने के कितने करीब हैं। तो चलो फिर इस बुक के सफर को शुरू करते हैं। कोई दिन का मेहमान हूं ए अहले महफिल, चिरागे सहर हूं बुझा चाहता हूं। मिर्जा गालिब। 23 मार्च 1931 का दिन लाहौर की सेंट्रल जेल में किसी भी आम दिन की तरह शुरू हुआ था। रोज की तरह उस सुबह भी राजनीतिक कैदियों की कोठरियों को खोल दिया गया था। आमतौर से वे दिन भर बाहर रहते थे और सूर्यास्त के बाद वापस कोठरियों में बंद कर दिए जाते थे। इसलिए उस दिन जब वार्डन चरत सिंह शाम को लगभग 4 बजे ही चला आया और उनसे अपनी कोठरियों में लौटने के लिए कहने लगा तो वे सब हैरान रह गए। कैदी अक्सर दिन ढलने के बाद भी देर तक बाहर मंडराते रहते थे और वार्डन की मीठी फटकारों की परवाह नहीं करते थे, लेकिन उस दिन वो अड़ा हुआ था। वो कोई कारण भी नहीं बता रहा था, वो सिर्फ इतना बुड़बुड़ाया था कि ऊपर से हुक्म है। कैदी चरत सिंह के काफी मुंह लगे थे। वे उसे हमेशा बड़ी इज्जत से चरत जी कहा करते थे, क्योंकि वो एक पिता की तरह उन सब का ख्याल रखता था। चरत सिंह के दिल में इन कैदियों के लिए हमदर्दी थी, इसलिए वो उन्हें तंग नहीं करता था। इतना ही नहीं, वो ब्रिटिश हुकूमत द्वारा प्रतिबंधित किताबों को भी चोरी चुपके जेल में आने देता था। इसलिए कैदियों ने सोचा कि अगर वो उन्हें अपनी कोठरियों में लौटने के लिए कह रहा था तो जरूर कोई खास वजह होगी। वे उसके हुक्म का पालन करते हुए एक एक करके अपनी कोठरियों में लौट गए, लेकिन वे सब बहुत बेचैन थे। आखिर मामला क्या था? तभी जेल का नाई बरकत एक एक करके उनकी कोठरियों में आया और उसने दबी जुबान में उन्हें बताया कि उस रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाने वाली थी। कैदी सन्न रह गए।
हालांकि वे सभी जानते थे कि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी होने वाली है, लेकिन इस घड़ी की आमद ने उन सबको झकझोर डाला था। वे बरकत से मिन्नतें करने लगे कि क्या वो भगत सिंह की कंघी, पेन, घड़ी, कोई भी ऐसी छोटी सी चीज जो पूरे राष्ट्र की प्रेरणा बन जाने वाले इस जोशीले युवा क्रांतिकारी से जुड़ी हुई हो, उन्हें लाकर दे सकता था। वे इस निशानी को एक बहुमूल्य खजाने की तरह जिंदगी भर संभाल कर रखेंगे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और एक कंघी और एक घड़ी लेकर लौट आया। सभी 17 कैदी इन पर अपना दावा ठोकने लगे तो पर्चियां डालकर फैसला किया गया। इसके बाद सब खामोश हो गए। सबकी निगाहें कोठरियों के बाहर की शहदारी पर टिकी हुई थीं। फांसी के तख्त की तरफ जाते हुए भगत सिंह को वहीं से गुजरना था। एक बार जब वे इसी रास्ते से अपनी कोठरी की तरफ ले जाए जा रहे थे तो पंजाब के कांग्रेसी नेता भीमसेन सच्चर ने उनसे पूछा था कि लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के दौरान उन्होंने और उनके साथियों ने अपने बचाव क्यों नहीं किया। भगत सिंह ने जवाब दिया था, इनकलाबियों को मरना पड़ता है, उनके बलिदान से उनके मकसद को मजबूती मिलती है, न कि अदालत में अपील करने से। 6 महीने पहले 7 अक्टूबर 1930 को एक ब्रिटिश अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाने के बाद भगत सिंह लाहौर सेंट्रल जेल की इन्हीं ऊंची दीवारों के पीछे चरत सिंह की राह देख रहे थे। हालांकि दोनों ही जानते थे कि उनका ये साथ कुछ ही दिनों का था, फिर भी वे एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। जब भी वे साथ होते थे तो अक्सर अपनी मातृभाषा पंजाबी में बात करने लगते थे। उस दिन अपनी कोठरी में अकेले और बेड़ियों में जकड़े बैठे भगत सिंह ने चरत सिंह के धीमे और घिसटते हुए कदमों की आवाज को फौरन ही पहचान लिया था। फौज में गुजरे दिनों और फिर पुलिस की लंबी नौकरी ने चरत सिंह की सेहत पर असर डाला था। साथ ही वक्त से पहले ही सफेद हो गई दाढ़ी के कारण भी वो अपनी उम्र से बूढ़ा दिखने लगा था। भगत सिंह मन ही मन मुस्कुरा दिए। जिंदगी कितनी अजीब थी और ये जितनी छोटी होती थी उतनी ही तेजी से छलकती थी। चरत सिंह उनके साथ बहुत उदार रहा था। वे सभी किताबें चोरी छिपे अंदर आने देता था जिसमें ज्यादातर मार्क्सवादी साहित्य होता था, जिस पर सरकार ने सख्त बैन लगा रखा था। मार्क्स, लेनिन, रूस पर कोई किताब आई होती थी कि वे फौरन इसकी मांग कर देते। उनकी इस मांग की चोरी छिपे भरपाई करने वाली द्वारकादास लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना कुछ प्रगतिशील राष्ट्रवादियों ने की थी, उनके पढ़ने के जुनून का मुश्किल से ही मुकाबला कर पाती थी। किताबों के लिए उनकी ये भूख इतनी ज्यादा थी कि एक बार उन्होंने अपने सहपाठी जयदेव गुप्ता को लिखा था कि वे लाइब्रेरी से अन्य किताबों के साथ साथ कार्ल लिगबेनिच की मिलिटरिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, बर्गान रुसेल की वाई मैन फाइट और अपटॉन सिंक्लेयर का उपन्यास 10 पाई भी जारी करवा लें और इन्हें उनके भाई कुलवीर के हाथ भेज दें। बचपन से ही उन्हें किताबों का जुनून रहा था। पढ़ाई एक ऐसा शब्द था जो हर समय उनके दिमाग में गूंजता रहता था। पढ़ाई ताकि वे अपने विरोधियों के तर्कों का जवाब दे सकें, पढ़ाई ताकि वे क्रांति की अपनी राह को सही ठहरा सकें, पढ़ाई ताकि वे भारत की युगों पुरानी व्यवस्थाओं को बदलने के तरीके सोच सकें। उन्होंने मार्क्सवाद, साम्यवाद और क्रांतिकारी दर्शन को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ा था। इस गहरे अध्ययन ने उनके मस्तिष्क को एक फैलाव दे दिया था और अपनी सोच को लेकर एक शक्ति और साहस भी। वे कठोर जीवन के अभ्यस्त हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 एक सड़ियल सी काल कोठरी थी। फर्श पर घास उगी हुई थी और एक कोने में एक बदबूदार सुराख था। वे लेटते थे तो उनकी 5 फुट 10 इंच लंबी काठी मुश्किल से ही इस कोठरी में समा पाती थी। हालांकि वे अकेले रहना सीख चुके थे, फिर भी वे एक अजीब सी अधीरता महसूस कर रहे थे। अकेलेपन के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि यह एक लंबी और उद्देश्यहीन प्रतीक्षा थी। कई बार वे सोचते कि ये लोग उन्हें जल्दी से सूली पर क्यों नहीं चढ़ा देते, लेकिन कभी कभी उन्हें उनकी 23 वर्ष की जिंदगी बहुत छोटी लगी थी। एक बार उन्होंने अपने को लिखा था कि वे जो कुछ करना चाहते थे उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं कर पाए थे। लेकिन फांसी से एक पखवाड़ा पहले उन्होंने अपने एक क्रांतिकारी साथी बिजॉय कुमार सिन्हा से कहा था, अगर मुझे छोड़ दिया गया तो यह एक त्रासदी होगी। अगर मैं हंसते हंसते मर गया तो भारत की माएँ ये कामना करेंगी कि उनके बच्चे भगत सिंह का अनुसरण करें, और इस तरह आज़ादी के लिए लड़ने वाले जाबाजों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि शैतानी ताकतों के लिए इनकलाब की लहर को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। भगत सिंह समय और काल के चक्र में इस तरह झूल रहे थे कि वे मौसम के बदलावों को भी नहीं देख पा रहे थे। जब 3 डिग्री की ठंड से लड़ने के लिए उन्हें एक चीथड़ानुमा कंबल दिया गया, तभी उन्हें यह एहसास हुआ था कि पतझड़ जाड़ों में बदल गई थी। अब मार्च की आमद ने सर्दी की चुभन को कम कर दिया था। बाहर आने में अब ज़्यादा देर नहीं थी, लेकिन उनकी कोठरी का नाम ही फांसी की कोठरी किसी लुभावने एहसास को दूर रखने के लिए काफ़ी था। भगत सिंह इस बात को बखूबी समझते थे कि उनकी फांसी देश के राजनीतिक घटनाक्रम से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। नवंबर 1930 में लंदन में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ब्रितानियों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। वे स्वराज के लिए कुछ सीमित शक्तियां देना चाहते थे, लेकिन कोई भी इस भीख के लिए तैयार न था। भारत असंतोष की आग में सुलग रहा था।
देश के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी ने इस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया था। अन्य पार्टियों ने भी कांग्रेस का अनुसरण किया था। भगत सिंह समझौते के खिलाफ नहीं थे। उनका मानना था कि ये कोई बुरी चीज नहीं थी और सियासी रणनीति का एक जरूरी हिस्सा थी। अपने दमनकारियों के खिलाफ उठने वाले किसी भी देश को शुरू में असफलताएं मिलना स्वाभाविक था, लेकिन बाद में समझौते के माध्यम से कुछ सुधार लाए जा सकते थे। भारत के इनकलाबियों को प्रेरणा देने वाली रूसी क्रांति एक उदाहरण थी। 1917 की क्रांति के बाद जब बोल्शेविकों को ब्रेस्ट-लिटोवस्क की शांति संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे, तो लेनिन को छोड़कर सभी इसके खिलाफ थे। उस समय उन्होंने अपने प्रसिद्ध वाक्य शांति और एक बार फिर शांति, किसी भी कीमत पर शांति का प्रयोग किया था, भले ही इस शांति के लिए जर्मन हमलावरों को रूस के कई प्रांत देने पड़ रहे हों। उन्होंने आलोचनाओं का जवाब देते हुए ये माना था कि चूंकि बोल्शेविक जर्मन हमलों का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें ये समझौता करना पड़ा था। लंदन एक और गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से भारतीयों के साथ किसी समझौते पर पहुंचना चाहता था, लेकिन वो इंग्लैंड और भारत के बीच इस बातचीत में भगत सिंह के शव को बाधा नहीं बनने देना चाहता था। इसलिए ब्रितानियों ने कांग्रेस और गांधी जी के साथ किसी समझौते पर पहुंचने की सभी संभावनाएं तलाश लेने तक उनकी फांसी को टाल दिया था। भगत सिंह के लिए भारत की आज़ादी की लड़ाई मोटे तौर पर आर्थिक आज़ादी की लड़ाई थी। आज़ादी से आर्थिक सुधारों का अवसर मिलेगा। गरीबी को दूर किए बिना एक आज़ाद भारत सिर्फ नाम के लिए आज़ाद होगा। भगत सिंह एक यथास्थिति की जगह दूसरी यथास्थिति नहीं चाहते थे। वे आज़ादी के लिए लड़ने वालों के खानदान से थे, इसलिए देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने की उनकी इच्छा बहुत स्वाभाविक थी। लेकिन वे जमींदारों के खानदान से भी थे। किताबों ने उन्हें यह एहसास करवा दिया था कि सामाजिक गैर बराबरी इंसानों द्वारा पैदा की गई थी और इंसान ही इसे जिंदा रखे हुए थे। कार्ल मार्क्स उनके गुरु थे। इस जर्मन विचारक ने कहा था कि आर्थिक शक्ति के संतुलन में बदलाव ही वो था जिस पर मनुष्य के इतिहास के सभी बदलाव निर्भर करते थे। तो फिर आर्थिक आज़ादी के बिना राजनीतिक आज़ादी का क्या मतलब था? गरीब को उस आज़ादी से क्या फ़ायदा जिसके बाद भी वो गरीब ही रह जाए? और फिर अमीरों और गरीबों के बीच ये गैर बराबरी कैसे दूर होगी? सोशलिस्ट विचारों को लेकर ये जागरूकता उनके लिए एक नई चीज़ थी। राजनीतिक इतिहास, विचार का, धर्मों का और अन्य सभी इतिहास आर्थिक हालात की कोख में ही पैदा होते थे। उन्हें पहले कभी भी इतनी गहराई से इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक तथ्यों के पीछे चलते हैं, न कि उनके आगे। यह एहसास डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म की उनकी समझ से पैदा हुआ था। मार्क्स ने उन्हें बताया था कि राजनीतिक कार्यवाहियां आर्थिक शक्तियों का कारण नहीं बल्कि उनकी उपज थी। उन्होंने एक बार अपनी माँ विद्यावती कौर को लिखा था, माँ, मुझे कोई शक नहीं है कि एक दिन मेरा देश आज़ाद होगा, लेकिन मुझे डर है कि गोरे साहबों द्वारा छोड़ी गई कुर्सियों पर भूरे साहब बैठ जाएंगे। भगत सिंह का मानना था कि अगर अंग्रेजों के जाने का मतलब सिर्फ मालिकों का बदलाव था तो लोगों की दशा में कोई सुधार नहीं आ सकता था। देश के घिसे पिटे ढांचे को तोड़े बिना ये सुधार मुमकिन नहीं था। ये ढांचा, ये व्यवस्था तरक्की की राह में एक दीवार की तरह थी। दार्शनिकों ने दुनिया की अलग अलग व्याख्याएं की थीं, लेकिन असली मुद्दा इसे बदलने का था। ये इनकलाब के बिना मुमकिन नहीं था। ऐसा सोचने वाले वो अकेले नहीं थे। उनके जैसे सैकड़ों क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर एक मरणासन संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का पुनरुद्धार किया था। भगत सिंह ने इसके नाम में सोशलिस्ट शब्द भी जोड़ दिया था, जिसके बाद इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया था। इस संस्था की एक अशस्त्र शाखा भी थी, जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद के हाथ में था। वे एक सीनियर इनकलाबी थे और पार्टी के सबसे अच्छे निशानेबाज। अशस्त्र शाखा का काम हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करना और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करना था। इनके अलावा भी पार्टी के कुछ शुभचिंतक थे, जिनका काम पार्टी के उद्देश्यों का प्रचार करना, फंड इकट्ठा करना और अशस्त्र टुकड़ी के लिए छिपने के ठिकाने ढूंढना था। लाहौर जेल में उनके बगल की कोठरियों में बंद उनके 2 कॉमरेड साथियों सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु ने भी ऐसे ही सपने संजोए थे। उन्होंने दिन की रोशनी को अपनी कोठरी में रेंटते और फिर शाम की धुंधलके में खोते देखा था। सूरज ढलने के बाद घना अंधेरा छा जाता। उनकी कोठरी में न कोई बल्ब था, न लालटेन, मिट्टी का एक दिया तक नहीं। कहीं दूर सर्च लाइट की घूमती हुई रोशनी अंधेरे में डूबी कोठरियों को रोशनी का हल्का सा आभास दे जाती। वहां जहां वे अपने 2 कॉमरेड के साथ फांसी का इंतजार कर रहे थे, वे सन्नाटे की अंतहीन आवाज को सुनते रहे थे, जो सिर्फ हर घंटे बजने वाले जेल के घड़ियाल या लोहे के किसी दरवाजे के खुलने या बंद होने के शोर से भंग होती थी। चरत सिंह उनकी कोठरी के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था और अपनी वर्दी की लंबी जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर सही चाबी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। भगत सिंह की आखिरी इच्छा जानने के लिए उनके वकील प्राणनाथ मेहता फांसी से 2 घंटे पहले उनसे मिलने में सफल रहे थे।
भगत सिंह पिंजरे में बंद किसी शेर की तरह अपनी कोठरी में चहलकदमी कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और उनसे पूछा कि क्या वे उनके द्वारा मंगवाई गई किताब द रेवोल्यूशनरी लेनिन ले आए हैं। भगत सिंह ने मेहता को एक संदेश भेजकर खास तौर से ये किताब मंगवाई थी, क्योंकि एक अखबार में छपी इसकी समीक्षा से वे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। मेहता ने किताब उनकी तरफ बढ़ा दी तो वे खुशी से झूम उठे और फौरन ही इसे पढ़ने लगे, मानो उन्हें इस बात का एहसास हो कि उनके पास ज्यादा समय नहीं था। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या वे राष्ट्र को कोई संदेश देना चाहेंगे। भगत सिंह ने किताब से आंखें हटाए बिना कहा, सिर्फ 2 संदेश हैं, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। जब मेहता ने जानना चाहा कि वे कैसा महसूस कर रहे थे तो उनका जवाब था, हमेशा की तरह बहुत खुश। जब मेहता ने पूछा कि क्या उनकी कोई और इच्छा भी थी तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं इसी देश में दोबारा जन्म लेना चाहूंगा ताकि मैं एक बार फिर इसकी सेवा कर सकूं। इसके बाद उन्होंने मेहता से पंडित नेहरू और बाबू सुभाष चंद्र बोस का धन्यवाद करने के लिए कहा, क्योंकि इन दोनों ने उनके मामले में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई थी। भगत सिंह से मुलाकात के बाद मेहता राजगुरु से भी मिले, जिनके आखिरी शब्द थे, हम जल्द ही मिलेंगे। जबकि सुखदेव ने उन्हें वो कैरम बोर्ड वापस ले जाने की याद दिलाई जो कुछ महीने पहले मेहता ने उन्हें दिया था और जो अब जेलर के पास था। मेहता के जाने के बाद अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बताया कि उनकी फांसी का समय 11 घंटे पहले रखा जा रहा है। उन्हें अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उसी शाम 7 बजे फांसी दी जाएगी। भगत सिंह तब तक किताब के कुछ ही पन्ने पढ़ सके थे। उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे एक चैप्टर पढ़ लेने देंगे? तीनों क्रांतिकारियों को फांसी के लिए तैयार करने के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाल लिया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हाथ बांधे संतरियों के पीछे पीछे चलते हुए अपना मनपसंद आज़ादी का गीत गाने लगे थे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तीनों क्रांतिकारियों को बारी बारी से तोला गया। तीनों का वजन कुछ बढ़ गया था। उन्हें अपना अंतिम स्नान लेने के लिए कहा गया, जिसके बाद उन्हें कपड़े पहना दिए गए। उनके चेहरों को खुला ही रहने दिया था। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाकर उन्हें वाहे गुरु को याद करने के लिए कहा। भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी उसे याद नहीं किया। उल्टे मैं गरीबों की दुर्दशा के लिए भगवान को कोसता रहा हूँ। अगर मैं अब उससे प्रार्थना करूंगा तो वो कहेगा, कितना डरपोक आदमी है, मौत को सामने देखकर मुझे याद कर रहा है। बाहर शहदारी में कदमों की आहट की प्रतीक्षा करते करते शाम ढल गई, लेकिन पिछले 2 घंटों से कैदियों ने किसी को भी वहां से आते जाते नहीं देखा था। और तो और वार्डन भी तालों की दोबारा जांच करने नहीं आया था। जेल के घड़ियाल ने 6 बजाए तो उन्हें कहीं दूर से हल्का सा शोर और भारी बूटों की आवाज़ें सुनाई देने लगी और साथ ही एक जाने पहचाने गीत की मध्यम सी आवाज़ भी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और फिर इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारों की आवाज़ भी। कैदियों के होठों से सहसा एक जाना पहचाना गीत फूट पड़ा, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। और फिर इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारों से लाहौर सेंट्रल जेल के गलियारे देर तक गूंजते रहे। फांसी का तख्त पुराना था, लेकिन जल्लाद हट्टा कट्टा और नौजवान था। मौत की सज़ा पाए तीनों क्रांतिकारी लकड़ी के 3 अलग तख्तों पर खड़े थे, जिनके नीचे एक गहरा गड्ढा था। भगत सिंह बीच में खड़े थे। वो फांसी के तख्त से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते थे। तीनों क्रांतिकारियों की गर्दनों पर फांसी के फंदे कस दिए गए, उनके हाथ पांव बांध दिए गए। तीनों ने अपने गलों में पड़े फंदों को चूमा। जल्लाद ने पूछा कि पहले कौन जाना चाहेगा। सुखदेव ने कहा कि वे जाना चाहेंगे। जल्लाद ने एक एक करके तीनों फंदों की रस्सियों को खींचा और उनके पांव के नीचे की तख्तियों को ठोकर मारकर हटा दिया। तीनों के शरीर बहुत देर तक फांसी के फंदों पर झूलते रहे। आखिर उन्हें नीचे उतारा गया और एक डॉक्टर ने उनका मुआयना किया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मृत घोषित कर दिया गया। इन 3 नौजवान क्रांतिकारियों की हिम्मत को देखकर एक जेल अधिकारी का मन इतना द्रवित हो उठा कि उसने मृतकों की शिनाख्त करने से इनकार कर दिया। उसे उसी वक्त सस्पेंड कर दिया गया। उसकी जगह एक जूनियर अधिकारी ने मृतकों की शिनाख्त की। जेल के ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट और एक अन्य ब्रिटिश अधिकारी ने तीनों की मौत के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए। जेल की दीवारों के बाहर सैकड़ों लोग टकटकी लगाए खड़े थे। अब जेल अधिकारियों की समस्या ये थी कि इन तीनों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए।
पहले जेल के अंदर ही इसे संपन्न करने का विचार किया गया, लेकिन फिर इस डर से इसे रद्द कर दिया गया कि कहीं धुएं और आग की लपटों को देखकर लोग जेल पर हमला न कर दें। इसलिए जेल की एक पिछली दीवार का कुछ हिस्सा तोड़ने का फैसला किया गया। देर रात गए एक ट्रक को चुपके से वहां लाया गया और तीनों के पार्थिव शरीरों को सामान की तरह जैसे तैसे इसमें लाद दिया गया। पहले रावी नदी के तट पर उनका दाह संस्कार करने का फैसला किया गया था, लेकिन नदी में पानी इतना कम था कि उन्हें सतलुज के तट पर ले जाने का फैसला किया गया। फिरोजपुर के पास सतलुज तक ब्रिटिश फौज की एक टुकड़ी ट्रक के साथ साथ चलती रही। पास के देहातों, खासकर गांव गंढा सिंह वाला के लोगों ने चिताओं को जलते देखा तो वे भारी संख्या में उस तरफ लपके। ब्रिटिश फौजी चिताओं को अधजली हालत में ही छोड़कर अपनी गाड़ियों की तरफ दौड़ पड़े और वहां से रफू चक्कर हो गए। गांव वाले रात भर अपने शहीदों की चिताओं के पास बैठे रहे और भीगी आंखों से उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करते रहे। फांसी की खबर जंगल की आग की तरह लाहौर और पंजाब के अन्य शहरों में फैल गई। नौजवानों की छोटी छोटी टोलियां जगह जगह इनकलाब जिंदाबाद और भगत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रात भर जुलूस निकालती रहीं। अगले दिन पूरे शहर में हड़ताल रही, सभी दुकानें बंद रहीं। टोड़ी सरकारी कॉलेज को छोड़कर सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद रहे। सरकारी इमारतों और पॉश सिविल लाइंस इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा था, जहां ज्यादातर गोरे अधिकारी रहते थे। दोपहर के आसपास लाहौर के कई हिस्सों में जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से ये नोटिस लगा दिया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के पार्थिव शरीरों का सतलुज नदी के किनारे हिंदू और सिख रीति रिवाजों के अनुसार दाह संस्कार कर दिया गया है। इस खबर को कई सभाओं में चुनौती दी गई और सरकार पर आरोप लगाया गया कि शहीदों का सही तरीके से अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया था। मजिस्ट्रेट ने इन आरोपों का खंडन जारी किया, लेकिन कोई भी उन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। नीला गुंबद से एक विशाल शोक यात्रा निकाली गई। ये जगह उस जगह से ज्यादा दूर नहीं थी जहां सॉन्डर्स की हत्या की गई थी। 3 मील से भी ज्यादा लंबे इस जुलूस में हिंदू, मुसलमान और सिख हजारों की संख्या में शामिल थे। पुरुषों ने काले पट्टे बांध रखे थे, जबकि स्त्रियों ने काली साड़ियां पहन रखी थीं। वे सब इनकलाब जिंदाबाद और भगत जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पूरा इलाका काले झंडों के समुद्र की तरह दिखाई दे रहा था। जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच मॉल के पास कुछ देर के लिए रुका, जहां ये घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के अवशेषों के साथ फिरोजपुर से लाहौर पहुंच चुका है। 3 घंटे बाद 3 फूलों से ढकी अर्थियों और भगत सिंह के परिवार के सदस्यों के साथ जुलूस एक बार फिर आगे बढ़ा। गगनभेदी नारों से पूरा आसमान गूंज उठा। लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। ये भी एक विचित्र विडंबना थी कि जुलूस रावी नदी के तट की तरफ लौट रहा था, वही जगह जिसे अधिकारियों ने दाह संस्कार के लिए चुना था, लेकिन फिर अपना इरादा बदल दिया था। लाहौर में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसमें इन फांसियों को हत्या घोषित किया गया। जिस तरीके से शहीदों का अंतिम संस्कार किया गया था, उससे जनता बहुत ज्यादा भड़की हुई थी। एक उर्दू अखबार के जाने माने संपादक मौलाना जफर अली खान ने एक मर्मस्पर्शी कविता पढ़कर जनता की आहत भावनाओं को व्यक्त किया। इस कविता में ये वर्णन था कि किस तरह अधजली चिताओं को खुले आसमान के नीचे लावारिस छोड़ दिया गया था। वार्डन चरत सिंह भारी मन और थके कदमों से धीरे धीरे अपने कमरे में पहुंचा और फूट फूट कर रोने लगा। अपनी 30 बरस की नौकरी में उसने बहुत सी फांसियां देखी थीं, लेकिन भगत सिंह और उनके दोनों कॉमरेडों की तरह किसी को इतनी हिम्मत से फांसी के फंदे को चूमते नहीं देखा था। ब्रिटिश हुकूमत ने देश के 3 सबसे अच्छे और बहादुर नौजवानों को बड़ी क्रूरता से मौत के घाट उतार दिया था। तब बहुत कम लोगों को यह एहसास था कि उनकी मौतें ब्रिटिश हुकूमत की कब्रगाह साबित होंगी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान के केवल 16 वर्ष बाद 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश फौज का आखिरी फौजी भारत से हमेशा के लिए विदा हो चुका था। जैसा कि भगत सिंह ने भविष्यवाणी की थी, उनका ध्येय एक दिन जरूर पूरा होगा। तो क्या हुआ अगर आज़ादी की मशाल जलाए रखने के लिए उन्हें और उनके साथियों को अपनी जिंदगियों की कुर्बानी देनी पड़ी हो? ये स्वतंत्रता की देवी की वेदी पर दिया गया बलिदान था।